हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वायरल क्वेश्चन देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जिससे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए फटाफट से देखते हैं। आप लोग जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 21 फरवरी को साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए फटाफट से सवालों को देख लेते हैं और उसका उत्तर भी देखते हैं। हर एक चीज को आसान भाषा में समझा देंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। आप लोग चाहे पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार, मतलब चाहे कितने बार पढ़ लो या पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब समझ में आ जाए, इतना आसान भाषा में समझा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों है कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। कई कई बार ये सवाल पूछा है, शायद ये बोर्ड एग्जाम में कम से 5 से 6 बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक कूलम आवेश मतलब चार्ज कितना दिया है भाई, एक कूलम। क्यू का मान कितना दिया है, एक, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया है, एक कूलम, ठीक है, 1 सी। रचना इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन इक्वल टू पूछा है। तुमको पता है क्यू इक्वल क्या होता है, एन ही होता है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब क्यू की जगह पे कितना लिखूंगा, एक लिखूंगा, क्योंकि एक कूलम दिया हुआ है तो एक लिख दिया। और एन की जगह पे एन, और ई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, इधर जो एन है, इधर जो ये वाला है उधर जाके भागा हो जाएगा। तो इधर चूंकि इधर गुना में है तो क्या लिख दिए, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को सॉल्व करोगे भाई, अब पॉइंट काट के ऊपर भेज देना 0, ठीक है। आप यहाँ से भी एक 0 लेना तो x हो जाए, 100 को 16 से भाग देना, आएगा 6.25, ठीक है। और चूंकि 10⁻⁻19 है ना, एक 0 इधर गया तो 18 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 100 बटा कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और इंटू 10 के पावर में -19 था ना, तो ऊपर जाकर 10⁻18 हो जाएगा, क्योंकि एक तो 0 उधर चल गया, समझ रहे हो। तो ये चीज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। भाई बहुत फेमस सवाल है और आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। क्या, तो देख लो। उत्तल दर्पण का जो होता है ना, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, अर्थात मतलब देखने का एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण जो उत्तल दर्पण में ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। देखिए उत्तल दर्पण लगा कहाँ होता है, आप लोग बाइक चलाते हो, बिल्कुल चलाते होंगे, तो जो सामने का मिरर होता है ना, आईना, उसी को बोलता है उत्तल दर्पण। या फिर कोई भी कार, किसी भी साइड में जो गाड़ी के साइड में लगा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसलिए इसको साइड मिरर का भी नाम से बोला जाना जाता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, मतलब छोटा सा दर्पण के में पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र को देख सकता है ड्राइवर उसमें, ठीक है। साथ ही उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग क्या साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्या ये हमेशा सीधा, कभी देखे हो कि भाई आप बाइक में देख रहे हो पीछे कोई आदमी आ रहा है और उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं ना, क्योंकि ये हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, इसलिए इसका बाइक में मतलब रियर व्यू में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देने वाला। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सर, मतलब देखो, जैसे यहाँ पर Fe जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है, Cu जो है कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है, Cu का विलयन है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब Fe क्या करेगा, Fe CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, चूंकि Cu कमजोर है, कम अभिक्रियाशील है, तो उसका Cu को मार के हटा देगा और उसका SO4 ले लेगा, और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, और Cu अकेला रहेगा। यानी कि Cu को क्या कर दिया भाई, देखो Cu को हटा दिया, उसके बैलेंस से विस्थापित कर दिया, अकेला भेज दिया उसको, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो याद रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व उससे कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इसे बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो सुन लो, आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। क्यों, क्योंकि आश्वित जल शुद्ध होता है, इसमें कोई आयन नहीं होता। देखो आश्वित जल प्योर होता है, उसमें कोई आयन नहीं होता, ठीक है। और कहीं भी अगर आयन नहीं होता ना, तो वहां पर विद्युत का चालन नहीं होगा। विद्युत का चालन होने के लिए याद रखना, आयन का होना बहुत आवश्यक, आयन यानी कि H+ आयन, ये सब। तो आश्वित जल बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई भी आयन नहीं होता, जबकि वर्षा जल में अम्लीय होता है, ठीक है। वर्षा जल क्या होता है, अम्लीय होता है, इसमें आयन उपस्थित रहता है, और इसलिए आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। याद रहेगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि भाई वर्षा जल में आयन होता है, आश्वित जल में आयन नहीं होता है। अगला सवाल है दोस्तों बायोलॉजी से, कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखो, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। क्या होता है, हमारे आमाशय जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl एसिड उपस्थित होता है। यह अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। भाई ये अम्ल है तो कैसा माध्यम निर्माण करेगा, कैसा मीडियम बनाएगा, अम्लीय बनाएगा। तो ये आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। शरीर में जितना एंजाइम होता है खाना को तोड़ने फोड़ने पचाने वाला, ठीक है, जितने सारे एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एनिन, ओनिन, जितने सारे हैं, ठीक है, इसे क्या करता है, अपना कार्य करना शुरू करता है। HCl हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है, और HCl क्या करता है, जो भी हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणु रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करता है, क्योंकि ये अम्ल है, डेंजर है।
और HCl अम्ल अग्नाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। इस प्रकार दोस्तों HCl जो होता है हमारे भोजन में, हमारे अमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्लियर है, समझ गया? क्योंकि अम्लीय मैदों को उत्पन्न कर देता है, अम्लीय मैदों के रोगाणुओं को मार देता है, ठीक है, और इस प्रकार से अम्लीय मैदों उत्पन्न करता है। तो इसकी जब एंजाइम तो काम करता, फिर एंजाइम काम करता अपना। अगला सवाल है प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर? देखो प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर? प्रतिवर्ती क्रिया नहीं यानी फटाक से होता है, यह अनैच्छिक क्रिया है, यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, यह शरीर के अंगों की अचानक प्रतिक्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया मतलब हो तो देखो क्या होता है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं रहेगा, आप सोचोगे नहीं उससे पहले काम हो जाएगा। मतलब सर कैसे? मतलब कभी खाना पकाते हो आप? सर क्या पूछते हो? जी हाँ, खाना कभी पकाए हो, आपका कभी हाथ जो है गर्म कढ़ाई से छुआ है, कितना जल्दी हटता है, तुरंत हट जाता है, हटता है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। कभी चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए, कितना जल्दी पैर उठता है, सटाक से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक। मतलब आपका उस पर कंट्रोल नहीं, अचानक से उठ जाता है वो, ठीक है, आप जैसे सोचते हो उससे पहले उठ जाता है। नहीं तो सोचोगे अरे भाई मुझे गर्म लग रहा है, अब मुझे हाथ हटाना चाहिए, तब हटाओ, तब तक तो हाथ जल जाएगा। कांटा घुसा है तो आप सोचो अरे भाई कांटा घुसा है, मुझे दर्द हो रहा है, अब हाथ पैर उठाना चाहिए, ऐसा नहीं, अचानक से उठ जाता है। ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है। यह शरीर के अंगों की अचानक प्रतिक्रिया होती है, अचानक से होती है, और यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यह कौन से द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचने में थोड़ी टाइम लगती है, और इसलिए मेरु रज्जु के द्वारा ये संचालित हो जाती है, तुरंत वहां सूचना पहुंच जाती है, तुरंत फटाक से रिएक्शन आता है। टहलना क्या है? टहलना एक अच्छी प्रतिक्रिया है। आप सोचोगे समझोगे तब तो टहलोगे, भाई हाँ चलो हम टहलने जाएंगे, एक एक पाँव आगे बढ़ाओगे तब टहलोगे, ठीक है। आप चाहो तो रोक सकते हो, भाई पाँव बढ़ाना बंद कर दो, अब टहलना बंद हो जाएगा, ठीक है। आप जब चाहोगे तभी तो टहल सकते हो। आपसे रास्ते में कोई मिल गया तो वहाँ रुक गए, ठीक है, फिर टहलने लग गए। यह सोच समझ कर कि ये प्रतिक्रिया होती है, यह सोच समझ कर क्या क्रिया है टहलना, और ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। सुन लो, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मस्तिष्क द्वारा। जो टहलना जो तो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मस्तिष्क द्वारा। और जो अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरु रज्जु के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो सीधा सा रॉड है स्पाइनल कॉर्ड वो। अगला देखो परितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताइए। परितंत्र क्या है? देखो वह स्थान जहाँ सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं रहते हैं उसे परितंत्र कहते हैं। जहाँ पर सभी वस्तुएं रहती हैं, भाई वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी प्रकार की वस्तुएं रहती है उसे परितंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग पर्यावरण में क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु पत्थर लकड़ी मिट्टी आदमी सब कुछ है, निर्जीव वस्तुएं भी है, जैसे पत्थर हो गया मिट्टी हो गया प्लास्टिक कुछ भी, सजीव वस्तुएं भी है जैसे पेड़ पौधे हो गया जीव जंतु हो गया सभी। तो इन्हीं सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं? परितंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। दो प्रमुख घटक क्या है? जैविक तथा अजैविक घटक है। जैविक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या आता है? पौधे जंतु मानव एवं सूक्ष्म जीव धर आता है। जैविक घटक में जितने सारे जीव जंतु आते हैं, जीवित प्राणी सामने आ जाता है। जबकि अजैविक घटक में क्या आता है? मृदा वायु जल प्रकाश एवं ताप आदि आते हैं, इसमें मतलब जीवन नहीं होता। जितने सारे अजैविक घटक है जैसे मृदा वायु जल पत्थर ताप, इस सब में जीवन होता है क्या? नहीं ना। तो समझ गया परितंत्र क्या है? परितंत्र आप लोग का वह स्थान जहाँ सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं रहते हैं उसे परितंत्र कहते हैं। इसका दो घटक है, जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में जीवित प्राणी आते हैं, अजैविक घटक में निर्जीव प्राणी आते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों सेक्शन बी यानी हम लोग अब दोस्तों इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए क्या है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है। तो देखो आपसे पूछा है कि प्रकाश इतना अपवर्तनांक की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि अपवर्तनांक दे दिया है, अपवर्तनांक कितना 1.5 दिया है आपको। अपवर्तनांक मतलब पता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल होता है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया 3 × 10⁸ और बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो भी लिखते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे भी इक्वल आएगा 3/1.5 आएगा ना, ऐसा भी इक्वल क्या आएगा? भी इक्वल आएगा 3 × 10⁸ तो है ही, अब बटा यहाँ 1.5 हो जाएगा, एक कट जाएगा दो बार में क्योंकि 1.5 है, 1.5 दूनी 2 3 हो जाएगा, तो 2 × 10 के पावर में 8 इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? देखो निकट दृष्टि दोष बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछने लायक। वह दृष्टि दोष, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों की याद रखना, कोई भी एक सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या बोल रहा है? जैसा नाम निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख पाएगा बट दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, इस दृष्टि दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया था, उचित पावर का अवतल लेंस लगा लो, निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा, चीजें बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी, तो फिर सामने वाला दूर वाला सब देखोगे। नेक्स्ट, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? देखो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। उष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्मा छेपी। भाई उष्मा छेपी मतलब उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा शोषी मतलब इसमें हमको उष्मा देना पड़ता है, समझ रहे हो।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और जबकि ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया हो जाती है जिसमें हमें ऊष्मा देना पड़ता है। तो उदाहरण क्या देखो ऊष्माक्षेपी का, CH4 + 2A2 गिव्स CO2 + 2H2 प्लस ऊर्जा। देखो ऊर्जा मिल रहा है ना, हमें ऊष्मा मिले ऊर्जा मिले बात बराबर है, ठीक है। ऊष्मा क्या ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊर्जा मिल रहा है तो क्या देखो जहाँ भी इधर ऊर्जा मिलेगा तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, भाई उसमें हमको हीट देना पड़ता है, खुद से हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लो CaCO3, कैसे इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे तब तो भाई ये टूटेगा, किसमें CaO CO2 में, ठीक है। CaCO3 को भाई हिट किए तब जाके ये टूटा CaOCO2 में। क्लियर। नेक्स्ट, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक, समजातीय मतलब एक ही जाति का, भाई नहीं होता है एक जाति का, एक गांव में एक जाति का लोग रहता है, देखते हो। तो उसी प्रकार से समजातीय मतलब एक जाति का होता है। जैसे अल्कोहल हो गया तो सारे अल्कोहल ही रहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया तो सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार का रहेगा, जैसे देख लो सब में OH 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 देख रहे कॉमन, तो CH3OH C2H5OH C3H5OH, ये मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, उसका प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल एंड डेकेनॉल, आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। देखो आप लोग अच्छे से देखो, समझो, समझने का प्रयास करो। मैं जिस प्रकार समझा रहा हूँ, क्यों रटोगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए समझ लो ताकि आप खुद एग्जाम में लिख सको। समझाते समय आगे नहीं लिख सकते हो भाई। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही जाति का प्रकारात्मक समूह होता है, मतलब अल्कोहल है तो अल्कोहल ही है, ईथर है तो ईथर ही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, इस प्रकार से। इसके बाद है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं, मतलब कि न्यूलैंड्स ने जो अष्टक सिद्धांत दिया था, आप लोग पता है, उसने संगीत के सात सुरों के तरह से दिया था, जिसमें पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व गुणधर्म से मेल खाता था, वही अष्टक सिद्धांत। तो इसमें क्या सीमाएं हैं, देखो अष्टक सिद्धांत निम्नलिखित सीमाएं क्या क्या। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व गुणधर्म प्रत्येक तत्व से नहीं मिलता। क्या हो रहा है, ये वाला सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। यानी कि भाई जो संगीत का सुर होता है सारे गाँव पाधा निसा, तो पहला जो सा होता है लास्ट में सा एक एक जैसा है, तो वही बोल रहा है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत सभी तत्वों के लिए लागू नहीं था, भाई कैल्शियम तक ही था, इसके बाद ये लागू नहीं हो रहा था। न्यूलैंड्स ने की कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं और भविष्य में कोई भी तत्व नहीं मिलेगा। न्यूलैंड्स ने कल्पना किया था कि भाई प्रकृति में केवल 56 तत्व ही उपस्थित है, इसके अलावा भविष्य में भी और मिलने का नहीं है, लेकिन आज देखो कितने सारे तत्व उपस्थित है। तो आप लोग कमेंट करके बोलना टोटल ज्ञात तत्व अभी तक कितना है, टोटल ज्ञात तत्व अभी तक कितने हैं, कमेंट करके सभी लोग जरूर बोलना टोटल ज्ञात तत्व हमें कितना पता अभी तक। उसके बाद बोला न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाए। न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था केवल हल्का जो तत्व था ना उनके लिए ही लागू हो पा रहा था, जो भारी तत्व था उनके लिए लागू नहीं हो पा रहा था। तो कह सकते हो इस प्रकार से क्या ये इनकी सीमाएं हैं। अगला देखो बोला स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर। स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर देख लो। स्वयंपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। क्या बोल रहा है, वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब हम लोग, अरे नहीं हम लोग अपना भोजन खुद बनाते नहीं, हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं ना, तो हम लोग 100% नहीं, हम लोग विषमपोषी है। जैसे उदाहरण हरे पत्ते हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ठीक है। विषमपोषी क्या, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण आंशिक रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं विषमपोषी। जैसे हम लोग, भाई हम लोग किसी और पर निर्भर है, खुद तो खाना बनाते हैं लेकिन वो हम लोग क्या पकाते हैं, बनाते क्या है, उसके लिए हम लोग किसी पर डिपेंड करेंगे, पेड़ पौधे से हम लोग कुछ मिलेगा, जीव जंतु से कुछ मिलेगा तब दो। दूसरा क्वेश्चन है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। देख लो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन होता है ना भाई, उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ता है। इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी में जीवों में होता है। इस प्रकार जनन जो होता है उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे हम लोग का हो गया, जीव जंतु हो गया, इसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है, मनुष्य जीव जंतु, ठीक है। इसका लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ होता है। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद, लैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, निषेचन क्रिया होता है, आप लोग का पता है, हम लोग के शरीर में मतलब निषेचन क्रिया होता है मानवों में, तो उसके बाद जीव बनना आरंभ करता है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, और इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होगा उसमें नया गुण आ सकता है, ठीक है, नया गुण रहेगा। माता पिता जैसे हो सकते गुण हो या फिर कुछ नए गुण हो। और अलैंगिक जनन क्या है, देखो इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती।
यह निम्न श्रेणी में जीवों में होता है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एक होगा तो भी हो जाएगा। यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जीव में क्या होता है? निषेचन क्रिया नहीं होती है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते हैं। ठीक है, नए गुण नहीं भाई, जो इस प्रकार का फूल है उसी प्रकार का फूल होगा, जिस प्रकार के जो भी मतलब नए गुण नहीं आएंगे इसमें। क्लियर? तो ये दोस्तों इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।